सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, बारान रहमत हमेशा कराची वालों के लिए जहमत बन जाता है। यही वजह है कि तीसरा स्पेल बारिश का कराची में एक बार फिर शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। लोग बारिश से इंजॉय क्या करेंगे, जगह जगह बारिश का पानी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में दुश्वारियाँ हैं, गड्ढे पड़ गए हैं, मक्खियों की बहुतात है, हर तरफ कचरा है। तो हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा आज हम इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। कराची के ऊपर, कराची के कचरे पर, कराची के मसाइल पर सब सियासत करते हैं, एक दूसरे ब्लेम गेम करते हैं, लेकिन कराची के मसाइल का हल शायद किसी के पास नहीं है। अभी भी मैं जो सूरत हाल देख रही थी और मैं कराची के टिकट्स भी पढ़ रही थी, तो वो ये कहते हैं कि कराची के नाले जो हैं वो कचरों से भरे हुए हैं। सवाल ये है कि अली ज़ैदी साहब ने जो कराची साफ़ मुहिम चलाई थी और नाले भी साफ़ किए थे, तो वो क्या हुए? और अगर आवाम में आगाही मुहिम फैलानी है तो वो आगाही मुहिम जब होगी जब आपका अमला, जब तमाम तर बल्दियाती इदारे, तमाम तर लोग सही तरीके से काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम कराची की जो सूरत हाल है बारिश के बाद की हुई, कल भी तेज़ बारिश की पेश गोई है, वो हम पहले जान लेते हैं, फिर तमाम मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगे, गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। शुएब बर्नी हमारे साथ हैं। शुएब, मुझे बताइए कि अभी क्या सूरत हाल है, क्या बारिश हो रही है वक्फे वक्फे से, और सड़कों के हाल आप देख रहे हैं? जी देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो मानसून की हालिया बारिशों का तीसरा स्पेल है, उसकी बारिशें गुज़िश्ता दोपहर से ही जारी हैं। आज भी कराची में सुबह 9:30 बजे के करीब से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है वो वक्फे वक्फे से अभी भी हम देख रहे हैं कि जारी है। इस वक्त शहर में कोई तेज बारिश नहीं हो रही, लेकिन हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशनगोई की गई है उसमें अभी यही बताया गया है कि कराची में बरसात बरसाने वाला जो सिस्टम है वो अभी मौजूद है और अभी भी बारिश मजीद हो सकती है। इसी सूरत हाल में जो कराची की सड़कों की सूरत हाल है, वो जो गुज़िश्ता 3 ये जो बारिश के मानसून के स्पेल गुजरे, इसमें कराची की सड़कों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मुतादिद सड़कें ऐसी हैं जिन पे गड्ढे पड़ गए हैं। सड़कों पे जो है हम देख रहे हैं कि उनकी जो जगहें होती हैं वो नरम मिट्टी होने की वजह से दब गई हैं और वहाँ पे खड्डे हो गए हैं, जिसकी वजह से मुतादिद ट्रैफिक हादसा पेश आ रहे हैं। और जब बारिश का ज्यादा पानी सड़कों पे जमा हो जाता है और जब वो तालाब जैसा मंजर बन जाता है तो उस खड्डे में मोटरसाइकिल सवारों को, गाड़ी वालों को पता नहीं चलता और वो उन खड्डों में गिर जाते हैं। क्योंकि आप बात करें गढ़ों की, शुएब, तो जिला वस्ती में जो कल हादसा हुए, कल से लेके अब तक 6 अफराद वहाँ पर जाँ बहक हो चुके हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ से क्या रिपोर्ट करेंगे आप? जी देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की सूरत हाल है। आज भी जो एक बच्चा है, वो एक 16-17 साल नौजवान, बल्कि वो बारिश के पानी में नहाते हुए, खड्डे में जो जमा पानी होता है उसमें नहाते हुए डूबा है। उसका नाम जो था अब्दुल्ला था। गुज़िश्ता रोज भी गुलशन मेमार के करीब गुल हसन ब्रोही गोट में नहाते हुए 3 सगे भाई जो पानी का, पिछली बारिश का जो जमा पानी था उसमें नहाते हुए डूब गए। तो कल भी इस तरह की 3 अमवात हुई, आज भी एक अमवात हुई। गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक क्यू में एक शख्स जो है करंट लगने से जहाँ भाग हुआ। रात में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और दीवारें गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए, 2 अफराद जहाँ भाग हुए। तो ये जो बारिश के इंतजामात, बारिश तो देखें होगी, ये तो इसका तो अल्टरनेट नहीं है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट या हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कोई इंतजामात नजर नहीं आते प्रॉपर। सड़कों पे जो इस दफा तो कम बारिश हुई है कल से लेके आज तक, लेकिन उसके बावजूद जो नशेबी सड़कें हैं जहाँ हमेशा पानी जमा होता है वहाँ बदस्तूर पानी जमा है। अफसोस की बात यह कि पानी पिछली बारिश का भी से नहीं निकला था कि अब एक और स्पेल शुरू हो गया। अब क्या होगा? इंतजामात को तो आप रहने ही दीजिए शुएब, लेकिन अब क्या सूरत हाल पैदा की जा रही है? क्या इस मुश्किलात से लोगों को निकाला जाएगा या नहीं? शाहिद अब्बास साहब, डायरेक्टर से कराची, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं, कहाँ कहाँ बारिश का पानी खड़ा हुआ है और उन बारिश के पानी को निकालने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही? बिल्कुल शाहिद साहब, फरमाइएगा। जी हाँ, कल शाम को जो कल दोपहर से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और शाम और रात में काफी तेज बारिश हुई और नाज़िमाबाद और रात कराची में जो उसमें स्पेल में ज्यादा थी, उसमें से पानी तो तब निकाला जाता है जब ड्रेनेज का कोई निजाम होता है। हल्की बारिश भी हो जाए, अगर 5 मिलीमीटर भी हो जाए बारिश हो जाती है, तो जब पानी का निकास नहीं है तो वो उसमें वही। लेकिन शायद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो बारिशें मजीद बरसनी है।
कितनी बारिशें बरसेंगी, क्या है सूरत हाल? कल दोपहर तक सिस्टम मौजूद है। अभी तीन साइड पे काफी बारिश हो रही है, जो अभी अगले चंद घंटों में कराची में भी मुतवक्को है, और ये सिलसिला कल दोपहर तक वक्त से जारी रहेगा, और उसमें कुछ इलाकों में काफी तेज शावर भी हो सकता है। तो शाहिद साहब, अभी क्या तेज बारिश की तवक्को भी की जा रही है? जी बिल्कुल, जब इतने बारिश में वक्फा आ जाता है तो उसके बाद फिर सिस्टम जरा बड़ा डेवलप हो जाता है, और उसमें तेज बारिश और थंडर का बिल्कुल चांस है। तो आज के दिन क्या हल्की बारिश ही होती रहेगी या फिर तेज बारिश भी हो सकती है? आज शाम और आने वाले चंद घंटों में तेज बारिश का भी कुछ इलाकों में बिल्कुल इम्कान है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अब्बास हमारे साथ है। ब्रिगेडियर हारिस समाद साहब भी हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें। हारिस साहब, आप भी कराची के शहरी, यहाँ के मसाइल से रोज निपटते हैं। अब जो सूरत हाल है, हमने देखा कि ब्लेम गेम जारी है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कचरे पर, गंदगी पर, बारिश पर, सब सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन मसले का हल कोई निकाला। मैं आती हूँ कतल कलामी की माज़र में आपकी जानिब आती हूँ। रेहान हाशमी साहब जिला वस्ती के चेयरमैन है, हमारे साथ मौजूद है। रेहान साहब, जिला वस्ती का जो हाल है क्या ही कहें, इतना पानी सड़कों पर जमा है, लेकिन निकासी आपका ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि जिला बस्ती का अगर आप बात कर रही हैं, खासतौर पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें जी, तो मुझे कोई एक रोड बताएंगे आप जहां पर पानी अभी निकासी नहीं हो सकती? जिला बस्ती में नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, ये तमाम तर इलाके आते हैं ना? तो नहीं है, नहीं तो आप मुझे बता दीजिए सर, पानी जमा है। आप मुझे बता दीजिए। जी 4 बजे मैंने तमाम जगहों को अपनी मौजूदगी में खुद क्लियर करवाया। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी जगहें जी। वो उन जगहों में नागन चौरंगी, ठीक है, पावर हाउस, ठीक है, रेडियो चौरंगी, ताहिर विला, 5 स्टार, वाटर पंप, ये तमाम जगहें थी जहाँ पर पानी का मसला हुआ था। इसमें कोई शक नहीं मसला हुआ था, और ये वो जगहें सर, अभी आपने नागन चौरंगी का जिक्र किया ना, नागन चौरंगी से मुत्तसिल इलाका है अंडा मोड़, तमाम तर शहरी जानते हैं कराची के सर, वहाँ से लोग आए हैं, हम खुद आए, तमाम चीजें सर हम खुद आए, हम विटनेस हैं। आपके चैनल को जी भी मैं मुख्तलिफ औकात में कल आज रात तक, मतलब आज सुबह तक 4 बजे तक तमाम क्लिप्स बना के भेजता रहा हूँ। अच्छा रेहान साहब, चलें छोड़ें, ये तो एक लंबी बहस है ना, मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैं खुद बता रही हूँ कि वहाँ पानी खड़ा हुआ है, हम खुद वहाँ से आए हैं, हमारे लोग वहाँ से आए हैं, हमारे कई ऐसे साथी वर्कर्स हैं जो अंडा मोड़ से नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं। अच्छा ऐसा नहीं आप कह रहे हैं? बिल्कुल सर, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कीजिए क्लिप, ताकि मैं वो ऑन एयर करूं। आप मुझे बताइए क्या आपको मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं? कोई मुश्किलात हैं आपको? उन मुश्किलात जिक्र करेंगे? पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बात को इन्फॉर्मेशन को दुरुस्त कर लें, क्योंकि 4 बजे तक मैं खुद अपनी मौजूदगी में चीजों को क्लियर करवाता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर मसला हुआ था, पानी की निकासी मुमकिन नहीं हुई थी। मसला बिल्कुल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। ये बरसाती नाले जो कि कुदरती नाले थे, आज से 20 साल 25 साल पहले बनाए गए थे, आखिरी वक्त जो बना, और उससे पहले के भी नाले हैं। ये बरसाती नाले सेवरेज के नाले बन चुके हैं, और सेवरेज का पूरा निजाम इन बरसाती पानी के नालों में डाल दिया गया है। तो लामहला जब बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल रूनुमा हो जाती है। अच्छा, ये तो अभी जो ये तीसरा स्पेल है, इसमें तो इतनी बारिश ही नहीं हुई। जो दूसरा स्पेल था उसमें बहुत बारिश हुई थी। 10,000 मुलाजमीन हैं जिला बस्ती में, वो कहाँ थे? किसी को नजर क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने कोई लिबादा उड़ा हुआ था कि वो छुप जाएं सबसे और काम कर रहे हो? देखिए, ये मुलाजमीन तो मौजूद हैं, और हमसे आने से पहले से मुलाजमीन है, हमने तो नहीं रखे ना इन मुलाजमीन को। और ये मुलाजमीन जो काम करने वाले हैं, ये नाले के अंदर उतर के तो नहीं जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, काम कर रहे थे, रोडों पर मौजूद थे, काम कर रहा होगा, सैनिटेशन का काम करेगा। तो जो महकमे हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं। तो रेहान साहब, ये 10,000 मुलाजमीन में कितने मुलाजमीन काम कर रहे हैं? तमाम मुलाजमीन काम कर रहे हैं। 10,000 ही काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 10,000 मुलाजमीन है, 10,000 नहीं, 10,000। तो ये 10,000 मुलाजमीन काम करते रहे उस तमाम तर सूरत हाल में? जी, जिन डिपार्टमेंट्स का काम है वो तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो P&R डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा करते रहे हैं। तभी तो ये पानी जो कि माजी में 3-3 दिन तक रहा करता था सड़कों पर, तभी तो इसकी निकासी मुमकिन हुई। अभी तक निकासी नहीं हुई है। मैं आपको फिर बता दूं, कई इलाके हैं बफर जोन के, नॉर्थ कराची के, जहां गलियों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी वहां खड़ा हुआ है। 6 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। सर, मैं आपको खबर दे रही हूँ, अब से कल रात से लेकर अब तक क्या इस तरफ तवज्जो आप लोगों ने डाली? क्या इस तरफ कोई काम किया आप लोगों ने? देखिए, हाँ दुरुस्त करिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कोई इस तरह का हादसा रिकॉर्ड पर नहीं है कि जिसमें लोगों की जान जाया हुई हो। गुज़िश्ता बारिश के स्पेल में
जरूर ये हुआ कि करंट लगने से लोगों की हलाकतें हुई हैं। दूसरी बात आपकी इसकी गड्ढा होने की है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। मुख्तलिफ जगहों पर सड़कों के ऊपर गड्ढे हुए हैं। अच्छा, ये गड्ढे बारिशों के वजह से बढ़ गए हैं जी, लेकिन ये बुनियादी तौर पे गड्ढे जो होते हैं या सड़कों पे जो पॉट होल्स क्रिएट हो जाते हैं, ये सेवरेज के निजाम के दरहम बरहम होने की वजह से, पानी की निकासी ना होने की वजह से, सेवरेज का पानी सड़क पे आने की वजह से खड़े होते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, है ऐसा मसला। चलें, बहुत शुक्रिया आपका रिहान हाशमी साहब, आप मेरी किसी बात से मुत्तफिक हुए। हम दुआ करते हैं कि आपके 10,15,000 वाकई हमें नजर आ जाए। नजर आए आपको कभी? नहीं, मेरे ख्याल में 10,000 में कितने होंगे, मैं इमेजिन कितने घोस्ट मुलाजमिन होंगे। exactly. और सेकंड सबसे बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम ये है कि, और बड़े अफसोस की बात है कि वाटर सीवरेज बोर्ड है, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सारे KMC अब पूरा साल ये फायदा उठाते हैं, इतना पैसा इनके पास खर्च होता है। इन्होंने एक साल पहले क्या प्लानिंग की कि अगर इस साल बारिश होती है तो अपने आवाम को कैसे बचाएंगे। गवर्नमेंट टैक्स आवाम देते हैं, अवाम हर चीज इनको जबरदस्ती बिजली के बिल लेते हैं, सब लेते हैं। सर, अवाम नहीं करना है सब कुछ। अगर बिजली करंट लगने से लोग मरेंगे ना तो बचना भी हमें खुद ही है, KSC कुछ नहीं करेगा। तो सोशल वेलफेयर, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स यही है ना कि हम उनका क्या ख्याल करते हैं। पानी खड़ा हुआ, 3 भाई जिसके फैमिली के एक माँ बाप के डूबे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या वाटर सीवरेज है, या वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सब एक दूसरे को मोड़ते इल्जाम लगा रहे हैं। और ये दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सक्यूज। और अभी बल्दियाती इलेक्शन करीब है, आपको पता है ये क्या गेम चल रही है। अफसोस की बात ये है हारिस साहब, हम क्विकली आगे बढ़ेंगे कि आवाम का, मासूम बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पे लगा दिया गया है, क्योंकि इस बारिश की वजह से कई स्कूल ना आज खुल सके और ना ही कल खुल सकेंगे, क्योंकि कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर स्कूल्स के अंदर पानी खड़ा हुआ है और वहां पर पानी निकालने के लिए कोई निज़ाम अगर मौजूद है भी तो वो काम ही नहीं कर रहा। राउफ नान से जरा जानते हैं कुछ स्कूलों की हालात कैसे हैं, वहां पर कितना पानी खड़ा हुआ है, स्कूल इंतजामिया क्या क्या, जरा मुझे सूरत हाल आप बताइएगा। जी, गुज़श्ता रोज़ तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है, और तेज़ बारिश के बायस जो है निजी स्कूल मालकान और उनकी नुमाइंदा तंजीमों ने जो है आज स्कूल बंद रखने का ऐलान किया था, जबकि महकमा तालीम ने स्कूल मामूल के मुताबिक खुले रखने का ऐलान किया। बात की जाए सूबाई हुकूमत की तालीमी एमरजेंसी की और महकमा तालीम की परफॉर्मेंस की, तो आज होने वाली बारिश से जो है वो स्कूलों में पानी जमा है। सरकारी तौर पर ना ही कोई अलामिया जारी किया जा सका, ना ही निकासियाब के इंतजाम किए जा सके। स्कूलों में जमा पानी से तलबा, असातिज़ा और उन वालिदैन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए तालीमी परफॉर्मेंस की, तो महकमा तालीम की परफॉर्मेंस ये है कि आज शहर कराची के तमाम सरकारी स्कूलों में पानी जमा है और निकासियाब के कोई इंतजाम नहीं किए जा सके। बोल फुटेज जो आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों की ये सूरत हाल है और महकमा तालीम की ये परफॉर्मेंस है। जी, बहुत शुक्रिया राउफ नान आपका, और बड़ी बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। लेकिन अफसोस ये है कि सबने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और सब ये यहाँ पर सियासत कर रहे हैं। कराची तो सबका है, लेकिन कराची वालों का कोई नहीं है, इस कराची का कोई नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, बस अफसोस ही कर सकते हैं। और आप लोग अपना खुद ही ख्याल रखिए, खुद ही ख्याल रखिए, खुद ही बचिए। अगर तारें टूटी हुई हैं तो उनसे बच के आप खुद ही चलिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, खंभों से, तारों से, गड़ों से अपने बच्चों को और खुद अपने आप को बचा के रखिए। जो बाइक चलाने वाले हजरात हैं वो भी अपना खुद ही ख्याल रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता रोड पे आगे कहाँ गड़ा है और उस गड़े में आप गिर भी सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। आगे बढ़ जाते हैं नाजरीन, ज़ाहिर कुछ पॉलिटिकल खबरें भी हैं, कुछ सूरत हाल आपको और भी बतानी है। तो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई, उनकी कमर का दर्द खासा बढ़ चुका है, उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उनके मुख्तलिफ अमराज का चेकअप किया जा रहा है। ECG उनका किया गया, उसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर टेस्ट भी उनके लिए गए हैं और उनको शदीद नकाहत है और कमर की तकलीफ है। सबिया नकवी हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। सबिया, मुझे बताइएगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं जरदारी साहब की तबीयत के हवाले से? जी बिल्कुल, मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर जो साबिक़ सदर हैं आसिफ जरदारी, उनके क्लिनिकल जो टेस्ट है वो जारी है। शोबा इमराज कल्ब व न्यूरोलॉजी के डॉक्टर ने जो है साबिक़ सदर का तफसीली मुआयना किया है जी, और उसके बाद जो इमराज कल्ब के डॉक्टर उन्होंने आसिफ जरदारी साहब का एक और टेस्ट जो है वो मुकम्मल किया और उस टेस्ट में ये उनके जो दिल की बाईं शरियान में खून के लोथे की निशानदेही हुई है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि साबिक़ सदर की गर्दन के मोहरों के सिकुड़ने की वजह से जो है उनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी जो है काफी ज्यादा मुतासिर हुई है। और अब डॉक्टर्स ने जो है वो न्यूरोलॉजी के जो डॉक्टर उन्होंने साबिक़ सदर को MRI का
टेस्ट का मशवरा दिया, जिसके बाद ही डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनका आगे ट्रीटमेंट किस तरह जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शबिया, हमें आगाह करेंगे तमाम तरह सूरत हाल से। हारिस साहब, ज़ाहिर ये तो एक मामला है, तबीयत नासाज जरदारी साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब के मामलात हैं उनके लिए कोई अभी फ़िलहाल इस तरह की तिब्बी सहूलतें अस्पताल मुंतकिल करने की वजह से नहीं, जो वो भी सहूलतें हैं उनको वहीं मुहैया की जाएंगी। तो अगर नून लीग ये कहती है कि हमारे लिए अलग रवैया है हुकूमत का, हमारे लिए अलग मामलात हैं नैब के और जरदारी साहब के लिए लगे, तो आप मुत्तफिक होंगे इस चीज़ से? नहीं, आई थिंक जो मेडिकल फैसिलिटी शुड बी गिवन टू एवरीवन अलाइक, और उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना किसी को मौका देना चाहिए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि सीरियसनेस कितनी है। अगर जरदारी साहब ज़्यादा सीरियस हैं इसलिए हॉस्पिटल से लेकर गए हैं तो मे बी डिफरेंट थिंग, ठीक, और हो सकता है कि नवाज शरीफ को सीरियस एलिमेंट ना हो इसलिए उनको चेकअप वहाँ पर जेल मैनुअल मुताबिक किया जाता है। आप समझते हैं, चलें ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल अयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ज़ाहिर है अच्छी बात है कि अगर कोई बीमार है और ज़्यादा ऐसी बीमारी है कि सीरियस कंडीशन, ज़ाहिर है अस्पताल भी मुंतकिल किया जाए, हुकूमत भी ताउन करे और तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ताउन करें। आपके पास इतलात क्या हैं? क्या मियाँ साहब की तबीयत इतनी नासाज नहीं है कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हारिस साहब ने बात की, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत बात की कि हर शख्स की तबीयत जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका दूसरी के साथ ताल्लुक़ हो या लिंक हो या उसकी तरह हो। जरदारी साहब की जो तबीयत है उनको चेक करवाने के लिए जब डॉक्टर्स ने आज टेस्ट किए तो आज टेस्ट आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं और सब लोगों ने देखे कि उनके कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि डॉक्टर्स के बोर्ड ने ये कहा कि इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में रखना ज़रूरी है और इनके मजीद जो है वो टेस्ट होंगे और उसके बाद पोजीशन जो है मजीद क्लियर होगी। जो मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से बात की जाए तो मियाँ नवाज शरीफ को वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जो उनके सेहत के लिए ज़रूरी हैं और मियाँ नवाज शरीफ के लिए 3 शिफ्टों में जो हैं वो डॉक्टर्स आपको आपके नॉलेज में है कि लगाए गए थे और उससे पहले जब उनको हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी देने की बात ज़रूरत थी तो उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी दी गई थी। मैं समझता हूं कि उनकी तबीयत अगर इस लेवल पे ख़राब होती कि उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती तो ज़रूर हुकूमत पंजाब जो है उनको फैसिलिटेट करती। चलें जी, ये तो पॉइंट आ गया आपका कि ऐसी ज़ाहिर तबीयत अगर होती तो ज़रूर उनको फैसिलिटेशन दी जाती। आगे बढ़ जाते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट का केस है शहबाज शरीफ का और नैब की टीम जो है आज शहबाज शरीफ के घर तहकीकात के लिए जा रही है। जाके शहबाज शरीफ के घर पर जाके उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। 23 अगस्त को नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को तलब भी किया हुआ है। अलबत्ता शहबाज शरीफ तबीयत की खराबी के बायस आने से मुआज़रत कर ली थी और तमाम तर जो नैब की टीम है सवाल तहकीकात भी करेगी और सवालनामा भी भेज दिया गया। बात नकवी से पहले तरह इस केस के बारे से जान लेते हैं। जी, अब बात बताइएगा कब तहकीकात की जाएंगी और नैब की टीम कब जाएगी शहबाज शरीफ के घर? जी, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि नैब की टीम जो है उसने आज शहबाज शरीफ के घर जाना था लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी केस में, लेकिन नैब जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब नैब की टीम जो है वो शहबाज शरीफ के घर नहीं जाएगी और नैब हुकाम जो है वो शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ से नैब जरा का ये कहना है कि शहबाज शरीफ से नैब ऑफिस में ही तहकीकात होंगी और शहबाज शरीफ को दोबारा तलबी की तारीख पर इस हवाले से नैब ऑफिस में इस वक्त मुशावरत जारी है और नैब शहबाज शरीफ से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी स्कैंडल पर तहकीकात कर रहा है। इस हवाले से शहबाज शरीफ को 23 तारीख का जो है नोटिस जो है उनको जारी किया गया था, लेकिन उनका ये कहना था कि उनकी कमर में दर्द है जिसके बाद जो है वो नहीं आ सकते नैब ऑफिस, जिसके बाद नैब की टीम ने फैसला किया था कि आज वो नैब की टीम जो है 3 रुकनी टीम शहबाज के घर 96 की रिहायशगाह पर जाएगी। लेकिन अब दोबारा नैब के आला काम की जानिब से ये बात सामने आई है कि नैब की टीम जो है वो शहबाज शरीफ के घर नहीं जाएगी बल्कि उनको दोबारा जो है नैब ऑफिस बुलाया जाएगा और इस केस में तहकीकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास नकवी, हमें अपडेट कर रहे थे। हारिस साहब, अब ये जो बयानिया हम देख रहे हैं कि थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ हमें नून लीग का दिखाई दे रहा है। कुछ गिरफ्तारियां हुई, पहले जरा शोर भी मचा और कहा गया कि जब कोई बात करता है वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बयानिया भी कमजोर पड़ा है और नून लीग की खामोशी कहीं कोई बड़े तूफान का पेश खेमा साबित तो नहीं होगी? नहीं, आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल में खुद परेशान है क्योंकि अब सारे इन्वॉल्व हुए हैं, प्रॉब्लम चल रही है इनकी और केसेस भी जा रहे थे। और ये जो अभी बात कर रहे थे घर में जाने की, मैं एग्जैक्टली ये कहने लगा था कि नैब शुड नेवर गो टू समवन हाउस, इट इज़ एन ऑफिशियल मैटर। अगर हैं 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे ही शुड कम टू ऑफिस और ऑफिशियल तरीके से इंटरोगेशन करनी चाहिए। एक तो ये नहीं होना चाहिए और अब इनके केसेस इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब मैच्योर भी हो रहे हैं, तो जितने बोलने वाले सारे ऑलमोस्ट अरेस्ट हो चुके हैं जो कि इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए किसी का बयानिया नहीं आ रहा। और सारे आप देखें तो मेन लीडर जो जिस पे इल्ज़ाम थे करप्शन के थे या कोई और,
और पावर इस्तेमाल की थी, सब अरेस्ट हो चुके हैं और अब नैब उनको प्रोसीड कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ज़ाहिर है कुछ अर्से बन के रेफरेंस भी फाइल किए जाएंगे, तो इस वजह से खामोशी हुई है। अच्छा। और लेकिन अदरवाइज कहीं ना कहीं फिर दोबारा बात करेंगे, इल्ज़ाम तराशी तो करेंगे। इकबाल एहसन को आप सुन रहे थे जो बातें करते हैं, इस तरह बाकी लोग उनके मुतालिक की जाती हैं। बट ओवरऑल मेरे ख्याल में नैब इज़ डूइंग बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ओनली थिंग मुझे ये है कि नैब हैज़ टू रिकवर द मनी। लेकिन नैब पे इल्जामात तो लगते हैं ना कि बहुत सुस्ती का शिकार हो जाते हैं मामला, रेफरेंस तैयार होता नहीं है और गिरफ्तारियां पहले अमल में लाई जाती हैं। जी ये भी है। और फिर अभी ये दे वेरी केयरफुल कि जब तक प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रॉपर ना हो, आपको पता हो कि आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप केस बना सकते हैं, फिर अरेस्ट करते हैं। सेकंड है कि नैब का मेन काम है कि पैसा रिकवर करना। अभी तक नैब ने तो आवाम को ये नहीं फ़ायदा कि आपने नवाज शरीफ को सज़ा दे दी या आपने ख्वाजा साद रफ़ीक को सज़ा दे दी या शायद खाकान अब्बासी को दे दी या ओमनी ग्रुप को दे दी। इशू कि आपने इनसे पैसा कितना रिकवर किया। आप उनको 10 साल जेल दे दें, यही तो असल सवाल है, यही तो आवाम पूछ रहे हैं, यही तो आपकी मंशूर का हिस्सा था। फैसल साहब किधर है पैसा, क्या रिकवरी की अब तक हुकूमत ने? देखें, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और मैं समझता हूं कि सही सिमत की तरफ वो एहतसाब को आगे बढ़ा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि नैब ने जितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड थी या जो जितनी रिकवरी हम लोग समझ रहे थे उस लेवल पे वो रिकवरी करने में कामयाब नहीं हुए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आप इससे ये बात नहीं कह सकते कि नैब जो है वो अपने ने जो उनके इंटरोगेशन है, जो रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं वो जब मैच्योर होंगे तो उस वक्त देखा जाएगा कि उनके डिसीजंस जो हैं वो किस सिमत में जाते हैं। मैं समझता हूं कि नैब अगर पिछले 1 साल की या 1.5 साल की कारकर्दगी तो जमानत हो जाती है, फिर लोग इल्जाम लगाते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो था वो कमजोर था, उस तरीके से केस को लेकर आगे बढ़ा ही नहीं गया। तो जब आप लोग बात करते हैं कि नैब के कवानीन में तरमीम की जा रही है, फिर अपोजिशन शोर मचाती है कि क्यों भाई अब क्यों तरमीम की जा रही हैं, तो ये भी तो थोड़ा डबल स्टैंडर्ड है ना। देखिए ये आपके नॉलेज में है कि तरमीम की, अगर नैब के कानून के तरमीम की बात की जाए तो ये अपोजिशन तो खुद से पहले दिन से कह रही थी कि नैब के कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है और वो तो खुद इस बात पे शर्मिंदा और परेशान थे कि हमें ये बात, ये जो तरमीम है ये पहले कर लेनी चाहिए थी। अगर हुकूमत इस तरह का कोई फैसला करती है तो मैं समझता हूं ये एक दूसरे से मुशावरत करके किया जाएगा। और देखिए वक्त की ज़रूरत बिल्कुल है, हर चीज़ वक्त की ज़रूरत है, लेकिन जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन के मामला तो निकालना होगा। जो अभी सूरत हाल चल रही है पूरे मुल्क की, कश्मीर को लेके, तो फ्रिक्शन तो दूर करनी होगी ना अपोजिशन से। देखिए लेजिस्लेशन जो होती है, लेजिस्लेशन जो ये असेंबली में बिल होता है और उसके डिस्कशन के बाद इसका जाके डिसीजन होता है। तो किसी ने ये तो प्राइवेट मेंबर डे पे भी बिल लाया जा सकता है, अपोजिशन भी इसको बिल को ला सकती है और गवर्नमेंट भी ला सकती है। तो जब गवर्नमेंट अगर कोई बिल असेंबली में ले करती है तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि अपोजिशन ने सिर्फ उसकी अपोजिशन ही करनी है, बल्कि उसमें आपने सजेशंस दे सकते हैं और कमेटी में भी सिर्फ हुकूमती अरकान नहीं होते, सारी गलती अपोजिशन की नहीं है। अपोजिशन का काम ही अपोजिशन करना है। अगर वो करेंगे तो क्या करेंगे, काम तो आप लोगों ने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, तो बाकी मामला तो आप कैसे हल करेंगे? चले ठीक है, ये आगे किसी और वक्त में प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन, तो कश्मीर की सूरत हाल पे बात करेंगे। कल मुल्क भर में मुजाहिरे एक बार फिर किए जाएंगे और तमाम तर लोगों से वजीर आजम की अपील है कि वो अपने घरों से बाहर निकले। बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और हम प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल की। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट के ज़रिए पूरी कौम से अपील की है कि कल कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ इज़हार यकजहती करें। दिन 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अपने घरों से बाहर निकलें, एहतजाज करें। और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी कहा है कि डी चौक पर मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रैफिक सिग्नल को रेड कर दिया जाएगा। आधे घंटे के लिए तमाम ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा और वहाँ पर जब कौमी तराना बजाया जाएगा और उसके बाद कश्मीर का तराना बजाया जाएगा, तमाम लोग, तमाम पाकिस्तान के शहरी
बच्चे, बूढ़े, औरतें, वज़ीर आज़म की अपील है कि अपने घरों से बाहर निकलें, कश्मीरी भाइयों, बहनों, बूढ़ों, बच्चों के साथ इज़हार यकजहती करें, उन्हें बता दें कि हम उनके साथ हैं, उनके साथ जो भारत जुल्म बर्बरियत कर रहा है, हम उसके खिलाफ एहतजाज बुलंद करेंगे, हम सब बाहर निकलेंगे और अपना एहतजाज चाहे शहर के किसी भी कोने में, चाहे मुल्क के किसी भी कोने पर हैं, मुल्क की आम शाहराहों पर आएँ, मुल्क की आम रोडों पर आएँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ और अपना हिस्सा शामिल करें। पूरी दुनिया को बता दीजिए कि हम सब एक हैं और हम कश्मीर की आज़ादी तक खामोश नहीं बैठेंगे। अभी भी वहाँ पर जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की जा रही हैं। तकरीबन 24-25 रोज़ हो चुके हैं, कर्फ्यू नाफिज है और ये तशद्दुद और ये जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। और जब जुल्म बढ़ता है, हद से बढ़ता है, तो फिर मिट जाता है। बच्चों के साथ इंतहाई जुल्म हम वहाँ पर देख रहे हैं कि किया जा रहा है। औरतों की इसमें दरी की जा रही है, घरों पर लातें और मुक्के बरसाए जा रहे हैं, लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। एक पूरी खौफ की फ़ज़ा है जो कश्मीर में हर तरफ फैली हुई है। कई जो इंसान हकूक़ की तंजीमें हैं दुनिया भर की, वो अपनी आवाज़ तो बुलंद कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस आवाज़ बुलंद करने से पूरी दुनिया की आंखें खुल रही हैं, कान खुल रहे हैं? क्या वाकई इस चीज़ से, इस तरीके से जो हम कर रहे हैं, इस मसले का हल निकल सकता है? हारिस साहब, जो पाकिस्तान कर रहा है, जो कर सकता है, जिस हद तक कर सकता है, चाहे वो सिफारती हो, इखलाकी हो, दाखिली हो, खारजी हो, वो तमाम तर की जा रही हैं, लेकिन क्या इन सब से कश्मीर का मसला हल हो सकता है? देखें, बेसिकली बात समझिए, याद रखें कि बिल्कुल हम जो कुछ कर रहे हैं पॉसिबल वो सफारती सतह पर कर रहे हैं, मुल्क की सतह पर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ ऑफ मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा कि वी विल गो टू एनी एक्सटेंट, और आप इस्लाम क्वेश्चन में कोशिश की। लेकिन एक तो सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये महजब दुनिया जितनी बनती है, इनकी ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक कहाँ गए, इनका ज़मीर कब जागेगा? और जिस तरीके से वहाँ जुल्म हो रहा है, 25 दिन गुजर गए हैं, पूरे कश्मीर को एक कैदखाना बना दिया गया है। औरतें बच्चे घरों में बंद हैं, बच्चों को दूध चाहिए। फिर सबसे ख़तरनाक बात ये करें, इस दौरान में यंग लड़के जो समझते हैं पोटेंशियल एहतजाज करेंगे जब उठेगा, उन सबको अरेस्ट करके 13-14 साल के बच्चों को, 15 साल 14 साल के बच्चों को, और उसके बाद जो यंग लड़के हैं जो बहुत ही इस वक्त भरे बैठे हुए हैं, सबको मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ले जाके लखनऊ में, दिल्ली में, फलां जेलों में बंद कर रहे हैं, ताकि जब ये कर्फ्यू उठाएं तो यंग लड़के रह ही ना जाएं जो स्ट्राइक करने वाले हों। ये इनकी स्ट्रेटजी है। और क्योंकि 50,000 के करीब आरएस के जो ट्रेन फौजी हैं उनको वहाँ पर लेकर आए हैं, और वो ये अब जुल्म करेंगे जो करने की तैयारी की जा रही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हम सब कुछ करें। कल भी हर जुमे को हमने एहतजाज का प्रोग्राम भी बनाया पीसफुल, और मेरे ख्याल में तमाम लोगों को अगर पॉसिबल हो तो कश्मीर का झंडा भी हाथ में उठा के ले जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान विल हैव टू डू एक्स्ट्रा। इस वक्त कश्मीर की साथ दुनिया का कट ऑफ है, दुनिया से कोई रब्ता नहीं है। कश्मीर की आवाज़ पाकिस्तान है। जब भी उनका कोई औरत, बच्चा, बूढ़ा शहीद होता है तो वो पाकिस्तान के झंडे में उसको दफन करते हैं। दिस शोज द लव फॉर पाकिस्तान। इसलिए हमने उनको यकीन दिलाने कि हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे उन पर जुल्म ना हो, और साथ साथ उनकी आज़ादी, जो उनको आज़ादी है या प्लेबिसाइड का राइट है, वो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान को सवाई इसके अलावा सफारतकारी जो भी हम कर रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी है। हमें चाहिए कि हम इंडिया को तो हमने बता ही दी है और बता देंगे, अमेरिका को, यूनाइटेड नेशन को बता दें कि अगर कोई मदद नहीं करेगा, इवन देन वी विल हेल्प। और हम अगर लोग कश्मीर में कहीं से भी, चाहे इंडिया से क्रॉस करते हैं, जाते हैं, हम उनको नहीं रोक सकेंगे, इसलिए कि उनके जज्बात बहुत मजनू हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बिल्कुल सही कहा फैसल साहब। जब हम देखते हैं आलमी दुनिया की जानिब, जब हम देखते हैं कि दीगर ममालिक हमारी क्या मदद करेंगे, तो सबसे जो अहम रोल है वो मुस्लिम ममालिक का है। अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें तो उसमें सिवाय तुर्क सदर के, तैयब उर्दवान के, किसी ने भी हमारी आवाज़ से आवाज़ नहीं मिलाई है। इसकी वजह क्या है? क्या इसमें भी गलतियां हमारी ही हैं कि हमारे जो तिजारत के मामलात हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, वो उनके बिजनेस इंटरेस्ट से नहीं मिलते, इसलिए हम उनसे शिकायत भी नहीं कर सकते? ऐसी कतन कोई बात नहीं कि सिर्फ तैयब उर्दन साहब के अलावा और भी इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान, कश्मीर के हवाले से बात की, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी
को आगे बढ़ाते हुए और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी जो है एफर्ट्स, उसमें कोई बहुत सारी उनकी एफर्ट्स हैं, इस हवाले से इस्लामी ममालिक ने उनका साथ देने की यकीन दहानी करवाई। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान ने अपनी पार्लिमान में कश्मीरियों के लिए इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पे अपनी जो है करारदाद पेश की। तो इस और भी इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है, मैं इस बात से आपका इत्तफाक करता हूं कि जिस लेवल पे इस्लामी ममालिक को चाहिए था कि पाकिस्तान जिस तरह कश्मीर के हवाले से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, उसकी वजह है पाकिस्तान ने तो कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना है। पाकिस्तान यहाँ पर इंसानियत से ज्यादा तो पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा है ना, वो बिजनेस इंटरेस्ट ज्यादा है। हम कैसे मुतालबा करें, कैसे उम्मीद करें उनसे? यही तो एक लम्हा फिक्रिया है मुस्लिम उम्मा के लिए, हमारे लिए नहीं है लम्हा फिक्रिया। जब हम जाके उनसे इमदाद तलब करते हैं, जब हम उनसे अपने बिजनेस इंटरेस्ट नहीं बढ़ाते, हमारे रवाबित उनसे उस तरह के हैं ही नहीं जिस तरह के भारत के हैं, तो हमारा शिकवा बनता है क्या फैसल साहब? बिल्कुल हमारा शिकवा बनता है। बिजनेस इंटरेस्ट अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमान का भाई है, मुसलमान के भाई होने की हैसियत से ये हम सब मुस्लिम उम्मा का फर्ज बनता है कि आज जो जुल्म और बारबियत जो है कश्मीर में हो रही है, आज जो कश्मीर के हालात हैं, इस पे हमें मुस्लिम उम्मा को यकजान होकर और एक इत्तफाक के साथ जो है अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, और इस लेवल पे अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए कि ये जो जुल्म और बारबरियत और कश्मीर का जो भारत का जो एक काला चेहरा जो कि पूरी दुनिया में उजागर ऐसा वो उसको मजीद उजागर किया जाए, और कश्मीरियों के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों के मुताबिक उस करारदार के मुताबिक जो है उसका फैसला होना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक का, बल्कि मेरी नजर में तो हर मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि वो इसमें अपना किरदार अदा करे, और पाकिस्तान का तो फर्ज है ही है। इत्तेफाक करेंगे जो मैं, अगर आप मेरा पॉइंट समझें कि जो मुस्लिम ममालिक जो हमारे अभी आवाज़ से आवाज़ नहीं मिला रहे, जो इंसानियत और इंसानी हुकूक की बात नहीं कर रहे, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, अपने बिजनेस इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो क्या इसमें भी कसूर हमारा है? देखें, इसमें बेसिकली बात ये कि आप ये समझने की बात है कि यही ममालिक में पाकिस्तान की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ले लें, हमारे कितने पूरे एमिरेट्स को बनाने वाले कौन है? लेबर फोर्स किसकी है? सऊदी अरब में हमने बहुत ज़्यादा ट्रुप्स हमारे लोग गए हैं और काम किया है, और फिर हमने हर 90 में मैं खुद फ़ौज का हिस्सा था जब हम कुवैत की लड़ाई हुई थी इराक के साथ, तो हम वहाँ पर गए थे उनकी हिफाजत के लिए, और पाकिस्तान ने ये भी गारंटी दी कि इंटरनल बॉर्डर्स ऑफ सऊदी अरब के जो हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान की फ़ौज हर वक्त तैयार होगी, लेकिन हम अग्रेशन नहीं करेंगे, विल नॉट क्रॉस द बॉर्डर, जो हमने उनकी हिफाजत की बात की हुई है। ओवरऑल ये उमा की बात तो मेरे ख्याल में अब हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, हमने देख लिया। इसीलिए दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे आप इराक ले लें, लीबिया लें, सीरिया लें, यमन लें, अफ़गानिस्तान की बात करें और कश्मीर की बात करें, हर जगह मुसलमानों को बात करें, पैलेस्टीन की बात करें, लेकिन बात बताने की कि पैलेस्टाइन में जो कि वहाँ पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की इतनी फ़ौज मजबूत नहीं है और कश्मीर में बहुत फ़र्क है। एक तो हमने ये दुनिया को बताना है, डोंट टेक इट लाइक पैलेस्टाइन, यहाँ पर एक न्यूक्लियर मुल्क और दुनिया की मानी फौज साथ खड़ी है उनके, इसलिए ये ऐसी बात नहीं हो सकती है। लेकिन मुसलमान मुल्कों से ख़ास तौर पे हमें तो यूनाइटेड अबू धाबी की मुझे हमें इस बात का सिर्फ अफसोस है कि चलें आपने अगर उनको सपोर्ट भी करनी है तो डोंट स्पीक आउट, कीप क्वाइट, और फिर इस मौके पर उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड देना इस बात का कि उसने गुजरात में मुसलमानों को शहीद किया, अरबों रुपए की सरमायाकारी की है जी उन्होंने, वो अपनी सरमायाकारी देख रहे हैं। लेकिन हारिस साहब, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अगर हम बात करें शाम की, अगर हम बात करें रोहिंग्या की, अगर हम बात करें कश्मीर की, तो ये जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है ना, तो मुसलमानों को तो एक होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो बहुत नुकसान। देखें ईस्ट तैमूर में थोड़ी सी एक महीने के लिए वहाँ अपराइजिंग हुई थी, क्रिश्चियन थे, उनको रेफरेंडम करा के अलग कर दिया। सूडान में देख लें, हर जगह पे देख लें, जब तक मुसलमान इकट्ठे, आज मुसलमान इकट्ठे होते पैलेस्टाइन और उसके बाद ये कश्मीर का इशू ही ना होता। हर जगह मुसलमानों की प्रॉब्लम है, मुसलमान क्योंकि हम एक नहीं हैं, मुत्तहिद नहीं हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और ये हमें आप सोचने की बात है। लेकिन आपको खुद स्ट्रांग होना है, जब आप खुद खड़े होंगे दुनिया आपकी सपोर्ट में आएगी। आपने स्ट्रांग करने हैं, रिलेशन डेवलप करने हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है और दुनिया को बिहेव करना है न्यूक्लियर। जब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक आपके अपने अंदरूनी मामला सही नहीं होंगे, दुनिया को आपकी बात में उस तरीके से इंटरेस्ट
नहीं होगा। ये मेरा पॉइंट था। हारिस साहब आप समझ गए, बड़ी अच्छी बात है। और नाजरीन की जितनी भी तंजीमें हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि वो आवाज़ बुलंद कर रही हैं कश्मीर की सूरत हाल पर, और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है, जो इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, तमाम राबते मुअत्तल कर दिए गए हैं, इस पर तमाम तर आलमी तंजीमें क्या कहती हैं। एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, वो देखते हैं। चलें, यही उम्मीद अफजा बात है कि इतने साल बाद सलामती कौंसिल में भी, तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी, तमाम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर ही रहे हैं, और कश्मीरियों के साथ जो इतने सालों से जुल्म सितम हो रहा है, सब उस पर कम से कम यकजहत तो नजर आते हैं। जो लोग नहीं हैं उनको भी अपनी आंखें खोलनी होंगी। फैसल अयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, हारिस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों आज के मेहमान थे, और हमने यही पॉइंट गैदर करने की नाज़रीन है कि हम कितना भी एहतजाज कर लें, हम अपनी कितनी भी आवाज़ बुलंद कर लें, अमलन अब कुछ करने का वक्त आ गया है। अगर हम वाकई अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ हैं तो हमें अब कुछ कर दिखाने की ज़रूरत है, तभी कश्मीर के साथ ये जो जुल्म सितम है भारत ये बंद कर सकते हैं। हम बताएंगे कि हम कितने मजबूत हैं और हम कितने ताकतवर हैं। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।